सबसे पहले लास्ट 2 साल में यूके में बहुत इमिग्रेंट बढ़ने की वजह से वर्कर्स वीज़ा को बंद तो नहीं। गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। आज हम लोग गैरेट गार्डन आए हैं जो हमारे घर से कुछ 20 मिनट की दूरी पर है। 16-17 हाँ 16-17 मिनट। और आप अभी सोच भी रहे होंगे कि क्यों हम लोग हिंदी में बात कर रहे हैं, बिकॉज़ आज का जो वीडियो है वो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है और हम लोग वो पूरा वीडियो हिंदी में ही कंटिन्यू करने वाले हैं। एंड इसलिए ताकि ग्रिप बैठ जाए, इसलिए हम लोग ने सोचा कि हम लोग हिंदी में ही बात करेंगे पूरा व्लॉग। तो और यहाँ मतलब बहुत सारे मतलब पार्क है, बस हमें मालूम नहीं था, तो आज हमने गूगल पे देखा। तो मैं योगिता को सोचा, पहले हम देखा पार्क कैसा है वगैरह, और फिर योगिता को पता चलो हम जाके तो पता है कि आज का वीडियो इन्फॉर्मेटिव है, पर एग्जैक्टली क्या बताने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो व्हेन यू कम टू यूके, ज़रूरी नहीं है कि आप एक स्किल्ड वर्कर की तरह ही आओ, आपको डिपेंडेंट भी आप आ सकते हो। अगर कोई आपका ऑलरेडी स्पाउस है, काम कर रहा है, तो कैसे आना है एज ए डिपेंडेंट इन यूके, उसके बारे में हम लोग ये आज के वीडियो में बताने वाले हैं। हम लोग थोड़ा अभी गार्डन एक्सप्लोर कर रहे हैं, देख रहे हैं कि क्या क्या है, कौन सा एरिया है, एंड हम लोग जल्दी ही इसके बारे में चालू करेंगे बात करना। उसके पहले अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो, बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं इसके बाद भी, और लाइक करके सबके साथ शेयर। नेशनल स्टूडेंट है, तो वो डिपेंडेंट पे अभी कोई किसी को लेके आ नहीं सकते यहाँ पे, इंक्लूडिंग स्पाउस। सेकेंडली आते हैं अभी स्किल्ड वर्कर्स पे। स्किल्ड वर्कर्स वीज़ा को बंद तो नहीं किया है, लेकिन जो उनकी एनुअल सैलरी है वो बहुत ज़्यादा अभी बढ़ने के चांसेस आ रहे हैं। इसके पहले जो स्किल्ड वर्कर्स थे उनको वीज़ा डिपेंडेंट अप्लाई करने के लिए 18,600 के पाउंड्स के आसपास का रिक्वायरमेंट चाहिए था, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आते वक्त अप्रैल के 1st-2nd वीक में हो सकता है ये अमाउंट बढ़ के 29,000 भी कर सकते हैं। कह रहे हैं कि ये जैसे जैसे बढ़ता जाएगा टाइम, 2024 में चांसेस है कि ये रेंज को बढ़ाकर फाइनली 2025 के स्टार्टिंग में ये जो अमाउंट होगा स्किल्ड वर्कर्स के लिए वो 38,000 के आसपास कर दिया जाएगा। बट ये एक चीज़ अच्छी है कि उसमें अभी तक तो NHS स्टाफ इंक्लूड नहीं है, तो NHS स्टाफ के लिए जो पहले रिक्वायरमेंट था वही रहने वाला। तो अभी आते हैं डिपेंडेंट वीज़ा की प्रोसेस पे। इसमें 2 सेट आपको डॉक्यूमेंट लगेंगे, एक आपके खुद के और दूसरे आपके पार्टनर के। तो जो आपके डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं उसमें से तो सबसे पहले आपका पासपोर्ट होना चाहिए। तो पासपोर्ट आप पहले निकाल के रखो, क्योंकि पासपोर्ट आने में मिनिमम कभी कभी जल्दी भी आता है, 21 डेज़ में आता है, पर मोस्टली कभी कभी एड्रेस का इशू रहता है, तो उसमें कभी कभी ये बढ़ा के 50 या 60 डेज तक आपका पासपोर्ट, मतलब 2 महीने तो लग जाते हैं अगर आपका एड्रेस का कोई इशू रहेगा तो पासपोर्ट हो गया। तो पासपोर्ट के बाद होता है आपका TB मेडिकल टेस्ट, वो आपको कंपलसरी देनी होती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे TB पेशेंट होने के कारण यहाँ की मतलब यहाँ आने से पहले आपको TB टेस्ट करना कंपलसरी है। तो TB टेस्ट होने के बाद आपके अभी बेसिक डॉक्यूमेंट हो गया, और उसके बाद PCC भी करना होता है। ये PCC आपको जो पुलिस का साइड रहता है वहाँ पे करना नहीं है,
तो ये आपको पासपोर्ट ऑफिस के थ्रू जो पासपोर्ट का किसी से होता है वो आपको करना। तो ये डॉक्यूमेंट होने के बाद आपको मैरिज सर्टिफिकेट देना होता है। मैरिज सर्टिफिकेट के बाद आपको आपके शादी का फ़ोटो भी देना होता है, क्योंकि एडिशनल डॉक्यूमेंट आपको जितना ज़्यादा देंगे तो इतना जल्दी आपका डिपेंडेंट वीज़ा आ जाएगा। तो उसके अलावा आपको एक और गवर्नमेंट प्रूफ देना होता है, जैसे कि पासपोर्ट पे आप ये ट्राई करो कि जो एप्लीकेंट इधर आने वाला है, जो डिपेंडेंट आने वाला है, उसके पासपोर्ट पे अपने स्पाउस का नाम ऐड करना जरूरी है। और उसके अलावा आप जॉइंट बैंक स्टेटमेंट रहेगा तो वो भी आप दिखा सकते हो एडिशनल डॉक्यूमेंट में। उसके बाद आधार कार्ड हो गया, उसके बाद एजुकेशनल डॉक्यूमेंट आपके हो गए। तो इतने सारे डॉक्यूमेंट तो आपको लगते ही है। और बाकी के डॉक्यूमेंट है जो मेन एप्लीकेंट के रखते हैं वो आपको एक बताइए। सेकेंड सेट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आता है जो स्किल्ड वर्कर आएंगे उनका। तो आपका ही मेन काम है इस सब में, जिसके डॉक्यूमेंट पर डिसाइड होगा कि आपके डिपेंडेंट को, आपके स्पाउस को वो वीज़ा मिलेगा या नहीं। तो आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहला आपका डॉक्यूमेंट लगेगा वो है बेसिक पासपोर्ट। उसके बाद जैसे जैसे आप मतलब चीज़ें सोचते जाओगे वो सिंपल सब है। पासपोर्ट के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है, वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट, वो आपको लगेगा। उसके बाद आपका खुद का वीज़ा, आपका BRP कार्ड जो आपको बायो रेसिडेंशियल परमिट रहता है, वो कार्ड आपका देना पड़ता है। उसके बाद वीज़ा हो गया, पासपोर्ट हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। उसके बाद जो आपका रेंट एग्रीमेंट है जहाँ पर आप रह रहे हो वो, और साथ साथ में आपका जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है जिसे COS कहते हैं, वो भी आपको दिखाना पड़ेगा तो आपके स्पाउस वीज़ा के लिए या फिर डिपेंडेंट वीज़ा। ये सब थे डॉक्यूमेंट्स जो आपको सबमिट करने हैं। इस सब में हमारा सबसे बड़ा आपको ये टिप रहेगा या फिर एडवाइस रहेगी कि आप खुद से ट्राई मत करो अप्लाई करना। आप ट्राई करो कि अगर कोई एजेंसी है तो उनके थ्रू आप अप्लाई करो, क्योंकि वो लोग बहुत ज़्यादा टाइम से ये काम कर रहे हैं, उन्हें सब पता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। हम क्या करते हैं, कभी अप्लाई करते टाइम पे कुछ डॉक्यूमेंट ये ज़रूरत नहीं है और ऑप्शन रहता है तो हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट स्किप कर देंगे, तो इसके वजह से भी प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, जैसे मैंने बताया था कि हम क्या करेंगे कि मैरिज सर्टिफिकेट हो गया तो हो गया, मैरिज प्रूफ हो गया, तो वो एडिशनल डॉक्यूमेंट भी आपके पास मांगते हैं, जैसे शादी का फोटो हो गया और कुछ हाँ पासपोर्ट पे आपका स्पाउस का नाम रहेगा तो एकदम बेस्ट है। नहीं तो आप जॉइंट अकाउंट भी दे सकते हो। उससे क्या होता है कि जल्दी यहाँ का प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है। और उसके बाद अभी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम हो रहे हैं कि वीज़ा थोड़ा लेट आ रहे हैं, तो आई नो, क्योंकि अभी रूल चेंज हो रहे हैं। तो आपको एजेंट थ्रू क्यों करवाना है डिपेंडेंट वीज़ा, तो ये मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से और बहुत सारे मतलब मैंने वीडियो भी देखे थे। तो क्या होता है कि मालूम है क्या, एजेंट जो है वो बहुत साल से वही काम कर रहे हैं, ओके। और उसके बाद बहुत सारे एडिशनल डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, क्योंकि क्या होता है कि इनविटेशन लेटर उनको देना होता है और फिर और एक लेटर लगता है। डिपेंडेंट 2 लेटर्स लगते हैं। एक लेटर देना पड़ता है डिपेंडेंट जो आएगा उसको, दूसरा लेटर देना पड़ता है जिसके ऊपर डिपेंडेंट आएगा, मतलब स्किल्ड वर्कर को। तो उसका जो फॉर्मेट रहता है उन लोग के पास रेडी रहता है। तो बहुत सारी हेल्प और बहुत छोटी छोटी हेल्प हो जाती है अगर आप एजेंट्स के थ्रू कराओगे। भी रिकमेंड कि आप ग्लोबल नर्स फोर्स के थ्रू कराओ। हम उनके सब लिंक्स हम लोग आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे देंगे। एंड उसके बाद विशाल कितने दिन में वीज़ा आ जाता है? उसके बाद वीज़ा टाइम तो 15 डेज़ का है। 15 डेज़ वर्किंग डेज में आपको रिसीव हो जाता है, बट कभी कभी आपको जल्दी भी आ सकता है। इसे ज़रूरत नहीं है कि 15 डेज़ ही लगेंगे, 10 डेज़ में आ सकता है, 5 डेज़ में भी आ सकता है। मेरा खुद का वीज़ा 5 डेज़ में आ गया था, ओके। और उसमें क्या है कि एजेंट को 5,000 ही ज़्यादा देना पड़ता है, ऐसा नहीं है, बट 5,000 आप देते हो वो वर्थ है, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जा रहा है आपका मनी। आपको जल्दी आना है तो आप एजेंट के थ्रू ही करो। तो इतना ही था आज के लिए। आप भी जल्दी अगर कर रहे हो ट्राई तो प्लीज़ जल्दी करके यहाँ पर आ जाओ, और जिनको जिनको ज़रूरत है प्लीज़ उनके सबके साथ ये वीडियो शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताओ। हाँ, तो आज के लिए इतना ही था। आता साठी बाय काळजी घ्या।